तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका अर्थशास्त्र का विषय है, इसका जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है 6 अक्टूबर को। जी हाँ बच्चों, 6 अक्टूबर 2025 को जो आपका इकोनॉमिक्स का मिड टर्म का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये सैम्पल पेपर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैम्पल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों, हाई पॉसिबिलिटी है। जैसे आज का आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में सेम टू सेम रिपीट होकर के आए होंगे, ठीक है। तो उसी तरह से आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होकर के आएंगे। और इस सैम्पल पेपर की वीडियो को देखने से एक और फ़ायदा आपको मिल जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, उसका भी पूरा पूरा आइडिया आपको लग जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आपको सभी क्वेश्चंस का फ़ायदा उठाना है तो। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से 4 सैम्पल पेपर की वीडियो प्लस में 1 शॉट की वीडियो, जी हाँ बच्चों, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए और 4 सैम्पल पेपर की वीडियो लेकर के आए, तो आप इस वीडियो पर कम से कम यहाँ पर 707 लाइक्स, जी हाँ बच्चों, 707 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। अगर आप इतने लाइक्स इस वीडियो पर कंप्लीट करवा देते हैं तो मैं डेफिनेटली आपके लिए 4 और सैम्पल पेपर की वीडियो लेकर के आऊँगा और 1 शॉट का आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा 2025 के मिड टर्म एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 030। और इकोनॉमिक्स का ये वाला सैम्पल पेपर हम लोग कर ही रहे थे, इसका पार्ट 1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है पार्ट 1 का वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग जो आपका सेक्शन बी है उसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पेपर का पैटर्न आपको पता ही होगा, 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ देखिए पेपर के पैटर्न के लिए बताया गया है कि पेपर आपका 2 सेक्शंस में बटा हुआ रहेगा, सेक्शन ए और बी, जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में बोले तो खंड अ और खंड ब, ठीक है। तो जो आपका खंड अ रहेगा यानी कि सेक्शन ए, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र वाला रहेगा, ठीक है। तो ये वाला हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है। जो आपका सेक्शन बी रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट वाला, मतलब जो सेकेंड वाला आपका बुक है ना, तो वो वाला हम लोग इस पार्ट 2 के वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। जिसके अंदर 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं 3-3 नंबर वाले वो पूछे जाएंगे, फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और फिर उसके बाद 6-6 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी जब हम सैम्पल पेपर करेंगे ना, तो आपको और बढ़िया तरीके से आइडिया लगता हुआ जाएगा। सेम यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके रहता है। इंग्लिश मीडियम में अगर आप इसको सेपरेटली रीड करके समझना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे मैंने आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया। क्लियर है बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो आपका 6 अक्टूबर 2025 को इकोनॉमिक्स का यहाँ पर मिड टर्म एग्जाम होने वाला है क्लास 12th का, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। है सेक्शन बी के अंदर, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी को जो है कवर करेंगे। इसके अंदर जो हमसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो आपका जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उससे पूछा जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं हमसे, 18वां क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का और सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि पहचानिए निम्नलिखित में से कौन भारत में ब्रिटिश शासन के प्रतिकूल प्रभाव को इंगित करता है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भारत के विदेशी व्यापार की जो संरचना है, इसमें जो परिवर्तन है ना, ये क्या हमें दिखाता है, भारत के अंदर जो ब्रिटिश शासन रहा है उसके प्रभाव को इंडिकेट करता है यानी इंगित करता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। तो ये हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि डैश समिति का गठन भारत में लघु उद्योग के विकास
और संवर्धन के लिए किया गया था। तो करवे जो है यहाँ पर, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डैश कमिटी वाज फॉर्म्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो करवे, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चले तो 19वें क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप ये अथवा होता है बच्चों, ये अथवा आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। पूछिए कैसे, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। ये बात है सन 2019 की, जब मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था क्लास 12 का। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने अपना प्री बोर्ड एग्जाम दिया था क्लास 12 का। प्री बोर्ड एग्जाम में मेरे पॉलिटिकल साइंस के अंदर सब्जेक्ट जो होता है आपका 100 में से 96 मार्क्स आए थे, जिसको टीचर ने काट करके 92 दिया था ताकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाऊं। ठीक है, तो रफली यहाँ पर मैं 92 ही लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, 92 ले लीजिए। तो इतना मार्क्स मैंने स्कोर किया था, वो कैसे मैं कर पाया था, क्योंकि मेरे को ना चॉइस मिल रहा था। ठीक है, जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आया था पॉलिटिकल साइंस का, वो पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे को नहीं आता था। ठीक है, हालांकि मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया था प्री बोर्ड एग्जाम में, पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट की। और यहाँ पर अथवा जो होता है, चॉइस जो होता है, उसने मेरी बहुत मदद की थी, क्योंकि कई बार क्या होता था कि नीचे वाला क्वेश्चन मेरे को आ रहा होता था, ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा होता था। तो यहाँ पर आपका भी ये जो है अथवा, ये चॉइस कह लीजिए, बहुत ज्यादा मदद करेगा एग्जाम के अंदर। अगर आपको यहाँ पर अथवा, कोई से भी क्वेश्चन में अथवा दे दिया, चॉइस दे दिया, तो जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है ना, वही क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा। जो आपको बिल्कुल भी थोड़ा लगता है कि इसमें मैं फंस सकता हूं या नंबर कट सकते हैं, उसको भूल जाइए कि वो क्वेश्चन आया भी है, भूल जाइए, उसका अथवा वाला सीधा कर लीजिए अटेंड। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो आपका मार्क्स है वो इंक्रीज होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको समझाना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कल के पेपर में इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अथवा में क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है। इसके चॉइस में क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा डैश वर्ष में की गई थी। तो 1948 के अंदर की गई थी। ठीक है, यानी कि द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अनाउंस्ड इन द ईयर 1948। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है और 1948 जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन, 1 नंबर के लिए क्या पूछ रहा है कि डैश और डैश आजादी के बाद से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की मंदी के कारण है। ठीक है, तो ये इन दोनों में से क्या ऐसा है जो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके मंदी के कारण है। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको पता है कुछ खास तो है नहीं। आज के टाइम पे भी आप देखेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कितना देखने को मिलेगा, रफली आपको 400, ठीक है, या फिर 450 बिलियन डॉलर के आसपास ले लीजिए, इतने का आसपास झूलता रहता है। इतना तो हमारा महाराष्ट्र का जीडीपी है यार, महाराष्ट्र टक्कर दे देता है पाकिस्तान को। सोचो, हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है, ठीक है, वहां उस महाराष्ट्र राज्य को ले लीजिए, हमारे महाराष्ट्र, प्यारे महाराष्ट्र राज्य को, और पाकिस्तान का जीडीपी ले लीजिए। बिल्कुल भाई, हम लोग लीड कर रहे हैं यार। कहाँ हम लोग, इंडिया ट्रिलियन डॉलर है, कहाँ वो बिलियन में पहुंच रहे हैं। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि डैश और डैश आजादी के बाद से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की मंदी के कारण है। तो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाई, मंदी का दौर आ गया एक तरह से उसमें, या कह लीजिए उसमें स्लो डाउन आ गया। ठीक है, तो उसके क्या कारण थे? तो उसमें 2 मेन कारण थे। एक तो राजनीतिक अस्थिरता, वहां पर पॉलिटिकली आप देखेंगे तो बहुत अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। कोई भी उनका प्राइम मिनिस्टर आज तक अपना जो है कार्यकाल कह लीजिए या अपना जो पीरियड है उसको कंप्लीट नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर जहां पर आपको पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, उसका इकोनॉमी ऑटोमेटिकली जो है रिसेशन में चला जाएगा या फिर कह लीजिए स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये लिख सकते हैं। अगला है कि विदेशों से प्रेषण पर अधिक निर्भरता, यानी कि कह लीजिए जो विदेश होता है यानी फॉरेन होता है, ठीक है, उससे हम लोग ज्यादा, मतलब रिमिटेंस जो होता है ना, उस पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं, तो हमारा अर्थव्यवस्था में मंदी देखने को मिलता है। वैसे ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में मंदी देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, रिमिटेंस क्या होता है, जैसे कि कोई आपका जैसे मान लीजिए आपके पापा है, ठीक है, आपके पापा जो है देश से बाहर गए और वहां से मान लीजिए आपके पापा जो है अमेरिका चले गए, यूएस चले गए। ठीक है, यूएस से उन्होंने क्या किया, डॉलर कमा करके कहां भेजा, इंडिया में भेजा। ठीक है, इंडिया में भेजा, तो वो लोग मतलब आपके पापा क्या भेज रहे हैं, फॉरेन जो है सो कि रिमिटेंस भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो इंडिया इतना फॉरेन रिमिटेंस के ऊपर या कह लीजिए विदेशों से प्रेषण पर जो है सो कि ज्यादा निर्भर नहीं है, ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है ना, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है
फॉरेन रिमिटेंस के ऊपर, यानी विदेशी पैसे के ऊपर। तो इस कारण से भी उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी जो है झेल रही है। ठीक है, आज भी यार उनकी अर्थव्यवस्था झूल रही है। ठीक है, तो दो ये ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है पहला और दूसरा ये करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डैश एंड डैश आर द रीजन फॉर द स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस। तो है आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ओवर रिलायंस ऑन रिमिटेंस फ्रॉम जो है सो कि अब्रॉड। तो पहला और दूसरा बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। इसके आगे चले तो इसके आगे देखेंगे आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके चॉइस में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि भारत द्वारा किस वर्ष में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। ठीक है, इंडिया ने कब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP को कब एडॉप्ट किया था। तो 1991 के अंदर जब हमने एलपीजी अपनाया था। बोलेंगे सर ये एलपीजी क्या होता है। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। एल का मतलब लिबरलाइजेशन बोले तो उदारीकरण। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने एलपीजी के तहत जो है सो कि अपनाई थी। मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाया। उसके बाद हमने ये अपनाया एलपीजी अपनाया। कब अपनाया था 1991 के अंदर। और इस टाइम पे जो है सो कि हमारे प्रधानमंत्री कौन थे। उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे आपके ये मनमोहन सिंह जी। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि इन विच ईयर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज एडॉप्टेड बाय इंडिया। तो 1991 ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 21वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहचाने यानी आइडेंटिफाई करना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर संस्थागत ऋण का स्रोत है। यानी कि अगर हम लोग भारत का जो आपका रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, गांव वाला एरिया है, तो वहां पर अगर किसी को कर्ज लेना होता है, ठीक है, गांव के लोगों को कर्ज लेना होता है तो वो किससे लेते हैं। ठीक है, एक नॉन इंडस्ट्री जो है इंस्टीट्यूशनल की अगर हम लोग बात करें, बैंक वगैरह से अगर नहीं ले रहा है तो किससे लेता है। तो ज्यादातर साहूकार लोग जो होते हैं ना, उनसे ज्यादातर ये लोग ऋण लेते हैं, कर्जा लेते हैं। ठीक है, कौन लोग, गांव वाले लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा मनी लेंडर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन 1 नंबर के लिए कि कॉलम 1 में दी गई घटनाओं के सेट और कॉलम 2 में दिए गए संगत तथ्यों में से कथन की सही जोड़ चुनना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 करके दे रखा है। इसमें से करेक्ट मैच आपको एक तरह से चुन करके बताना है। तो यहाँ पर अगर मैं करेक्ट मैच की बात करूं तो ये फोर्थ वाला जो आप देख रहे हैं, कॉलम 1 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यानी मनमोहन सिंह जी लिखा हुआ है और कॉलम 2 के अंदर ऑप्शन नंबर यहाँ ए में देखेंगे, फर्स्ट वाले में पॉइंट में कह लीजिए 1991 के आर्थिक सुधार। तो इस टाइम पे जो हमारे पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर, वो मनमोहन सिंह जी थे। तो फोर्थ का यहाँ पर जो पहला कॉलम है उसका ये जो फोर्थ पॉइंट है उसका दूसरे कॉलम का ए वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट मैच बैठता है। तो इस हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोर्थ का पहला। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रॉम द सेट ऑफ इवेंट्स गिवन इन द कॉलम 1 एंड द रिलेवेंट फैक्ट्स गिवन इन कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। तो आपको करेक्ट चूज करना है। तो मनमोहन सिंह फोर्थ यहाँ पर और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 ये हमारा करेक्ट पेयर बैठता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ 22वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 जो आपका क्वेश्चन है उसका। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं यहाँ हमसे कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा निम्न दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। आपको दो कथन दे दिया है, दो स्टेटमेंट दे दिया है, उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट, पहला कथन देखिए क्या पूछा है यहाँ पर हमसे कि वित्तीय संकट सरकार की प्रतिबाधात्मक नीतियों का अंतिम परिणाम था। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वित्तीय संकट के अल्पकालीन समाधान के लिए सरकार ने संरचनात्मक सुधार के उपाय अपनाए थे। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए आपके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ करेक्ट होगा आपका कि कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 जो है ये असत्य है। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये आपका गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके आगे चले तो सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम इस तरह से आएगा कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वंस। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर दे रखा है दो स्टेटमेंट, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं।
पहला स्टेटमेंट है कि द फाइनेंशियल क्राइसिस वाज द एंड रिजल्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द गवर्नमेंट हैड अडॉप्ट जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स फॉर अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन टू द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका 23rd जो क्वेश्चन था हमारा, इसका आपको आंसर मिल गया होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ यार, लाइक जरूर करो। देखो बहुत मेहनत लगता है ये आपका, खास करके इकोनॉमिक्स का जो पेपर आपके लिए लाया हूं मैं, सैंपल पेपर, इसमें बहुत मेहनत लगा है बनाने में। आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, रेयरली ही कोई बंदा होगा जो आपको ये करवा रहा होगा, लेकिन आप सभी की डिमांड के ऊपर लगभग मेरे को 4 से 5 घंटा लगा मेरे को बनाने में ये। ठीक है, आपके लिए इतना मेहनत किया, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ला रहा हूं ताकि दोनों ही मीडियम के बच्चे जो है इसका बेनिफिट ले सके, लाभ उठा सके। तो आप दोनों ही मीडियम के बच्चे जिनका भी कल पेपर है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और अगर आपने लाइक कर दिया है और चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाल कलर का बटन, या कह लीजिए अब तो बटन भी चेंज हो गया, सब्सक्राइब का बटन जो है उसको दबा दीजिए, और दबाने के बाद आपको बगल में बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आएगा, और आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर तरीके से हो सकेगी। अभी तो हमारा साथ पूरा बोर्ड एग्जाम तक रहने वाला है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन, कि निम्न कथनों को पढ़िए, कथन ए एंड कारण आर। ठीक है, यानी कि यहाँ असेशन और रीजन वाला जो कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इस तरह से कथन देखिए क्या पूछ रहा है, मतलब बता रहा है, सॉरी कथन यहाँ क्या कह रहा है, मतलब रीजन क्या, सॉरी यार, असेशन कह रहा है यहाँ पर कि भारत ने आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति दबाव में अपनाई। यानी कि जो हमारा इंडिया है उसने जो आर्थिक कह लीजिए सुधार किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, और न्यू इकोनॉमिक्स जो पॉलिसी अपनाई हमने, तो एक तरह से दबाव में अपनाया। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट सही कह रहा है, कथन सही कह रहा है। यहाँ पर रीजन क्या दे रहा है कि वित्तीय संकट का सामना करने के लिए आर्थिक सहायता अर्थव्यवस्था को खोलने की शर्त के साथ आई थी। ठीक है, तो दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको इसका स्टोरी एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि दोनों कथन ए और कारण आर जो है आपका, मतलब कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेशन एंड रीजन वाले, और ये स्टेटमेंट है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया एडॉप्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज अंडर प्रेशर, और यहाँ रीजन क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक असिस्टेंस कम विद द कंडीशन ऑफ ओपनिंग अप द इकोनॉमिक टू फेस द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बोथ असेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है इसका आंसर। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं ताकि आपके लिए ना थोड़ा इजी हो जाए, ये आपके सिलेबस में आया हुआ है, थोड़ा इजी हो जाए। तो इसको इस तरह से समझिए कि बात है ना सन 1991 की, 1991 की बात है। ठीक है, तब आप लोग पैदा नहीं हुए होंगे, मैं भी पैदा नहीं हुआ था यार। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ ना कि यार बहुत दिक्कत में चल रहा था हमारा देश। ठीक है, हर देश के पास ना फॉरेन रिजर्व होता है, विदेशी मुद्रा भंडार होता है। तो हमारा पास जो फॉरेन रिजर्व था आज के टाइम पे, तो हमारा फॉरेन रिजर्व 500 बिलियन डॉलर के आसपास है, या उससे ऊपर ही है, 500 बिलियन से ऊपर ही है, 650 बिलियन हुआ करता था, अभी थोड़ा घट गया है। ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास फॉरेन रिजर्व था केवल 15 बिलियन डॉलर के आसपास, और इतना जो है सो कि यूएस डॉलर था हमारे पास, इतना, जिससे कि हम लोग अपना देश को 15 दिनों तक चला सकते थे। 15 दिनों तक सामान वामान खरीदना हो सकता था, तो हम लोग खरीद सकते थे दूसरे देशों से। इतना कम था हमारे पास उस टाइम पे फॉरेन रिजर्व। कब की बात हो रही है, 1991 की बात हो रही है। ठीक है, फिर हम लोग गए भाई आईएमएफ के पास। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है जो कि देशों को लोन देता है जब वो गरीब हो जाते हैं, मतलब उनके पास पैसा वैसा नहीं होता है। तो जैसे अभी श्रीलंका को पाकिस्तान को लोन देता नहीं रहता है, बेल आउट पैकेज देता रहता है। तो हम लोग गए आईएमएफ के पास, आईएमएफ को बोले कि भाई देख यार गरीबी चल रहा है यार, कुछ पैसा वैसा दे दे यार। ठीक है, तो आईएमएफ बोला भाई हाँ यार इससे पैसा देंगे, क्या बात कर दी है, तुम भारत हो तो अपना जगह। ठीक है, और हम पैसा वैसा नहीं देंगे इससे, तुम अपना जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ना उसको चेंज करो, ये लाइसेंस राज जो तुम्हारे यहाँ पे चलता है इसको खत्म करो, और प्राइवेट प्लेयर्स को जगह दो। पहले बाहर की कंपनियों को ज्यादा हमारे देश में घुसने नहीं दिया जाता था, जैसे आज के टाइम पे आप एमआई, रियलमी, उमी और ये ओप्पो, वीवो और ये पता नहीं कितना फोन उन आ गया है, एप्पल उप्पल, और ये बाहर का जो भी कंपनी है ना, वो बाहर के कंपनियों को घुसने ही नहीं देते थे। ठीक है,
और इसी को लेकर के आईएमएफ ने बोला भाई प्राइवेट प्लेयर्स को जगह दो अपने देश के अंदर। तो हमने बोला चल ठीक है भाई, अभी तो हमारा टाइम खराब चल रहा है, चल दे देते हैं जगह। और फिर भारत ने बोला एक दिन तेरे को भी मैं बताऊंगा, तू टेंशन मत ले भाई, ठीक है। अब भारत $15 बिलियन के आसपास हमारे उस टाइम पे फॉरेन रिजर्व था, ठीक है, फॉरेन रिजर्व था। और आज के टाइम पे जो फॉरेन रिजर्व है हमारा वो 500 बिलियन से भी ऊपर है, ठीक है। 650 बिलियन हो गया था, उससे कम हो गया थोड़ा सा, भी 500 बिलियन से ऊपर है। तो आज हम आंख से आंख मिला करके बात करते हैं, आईएमएफ जैसे संस्थाओं से भी बोलते हैं एक टाइम पे तुमने हमें पैसा नहीं दिया था, इन्होंने पैसा देने के लिए भी मना कर दिया था, हमने अपना सोना गिरवी रखा था इनके सामने, तब जाकर के इन्होंने हमें पैसा दिया और तब हमने अपना देश चलाया था, ये ऐसे पैसा नहीं देता। और यही ऐसा आईएमएफ है जिसने लगभग 20 से भी ज्यादा बार तक बेल आउट पैकेज यानी पैसा दिया है पाकिस्तान को, ताकि वो लोग अपना अर्थव्यवस्था संभाल सके। तो देख रहे हैं ना ये कैसा है, ये दोहरा चरित्र दिख रहा है इस आईएमएफ का। खैर यहाँ वो लोग आईएमएफ का दोहरा चरित्र नहीं देख रहे हैं। तो ये था 1991 में हमने इसी को प्रेशर में आकर के हमने क्या अपनाया, एनईपी को अपनाया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, बार बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल देता हूँ, खैर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाया। उसी में हमने एलपीजी अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, यानी वैश्वीकरण आपका हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। तो ये तीन चीजें हमने अपनाई थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी था जो आपको पता होना चाहिए, इसी से रिलेटेड कई बारी कई क्वेश्चन बनता है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ हमसे कि आर्थिक सुधार काल में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर डैश से अधिक रही है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र से भी अधिक रही है, कृषि क्षेत्र से भी और विनिर्माण क्षेत्र से भी, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि द ग्रोथ रेट ऑफ द सर्विस सेक्टर ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैज बीन मोर देन, तो वो है आपका ऑल ऑफ द एबव, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके आगे चले तो इसी में आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चॉइस में क्या क्वेश्चन पूछा है कि मदर डेयरी तथा अमूल डैश का उदाहरण है। तो मदर डेयरी और जो अमूल है आपका बच्चों, वो आपका कोऑपरेटिव मार्केटिंग कह लीजिए या सहकारी विपणन का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछेगा कि मदर डेयरी एंड अमूल जो है सो कि आर एग्जाम्पल ऑफ डैश, यानी कि मदर डेयरी एंड अमूल जो है किसके एग्जाम्पल है, तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग के एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनिए। यहाँ पर हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में आपको बता रखा है, इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। आपका जो सिलेबस आया है मिड टर्म के लिए, तो उस सिलेबस के अंदर आपका ग्रीन रिवोल्यूशन का जिक्र तक नहीं है, लेकिन जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, मैंने जो अभी तक जितने भी पेपर करवाए हैं बच्चों के, तो आपका सिलेबस से बाहर थोड़ा चीजें भी लिया जा रहा है। आपका ग्रीन रिवोल्यूशन अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाला जो बोर्ड होगा उसके अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो वहां से भी मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मिड टर्म से हट के भी क्वेश्चन ले सकता है, इसलिए मैंने आपका हरित क्रांति से संबंधित कई सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको बस प्रैक्टिस करते चलना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस तरह से दो कथन दिया है और आपको बताना है कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी कथन नंबर 1 क्या कह रहा है कि हरित क्रांति ने गरीब तथा अमीर किसानों के बीच की दूरी को बढ़ावा दिया है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हरित क्रांति के लाभ मुख्य रूप से गरीब राज्यों द्वारा लिए गए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कथन नंबर 1 जो है वो सत्य है, मतलब आपका स्टेटमेंट नंबर 1 जो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर जो 2 है आपका वो फॉल्स है, यानी असत्य है, गलत है वो। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट दे दिया है इस तरह से, और ये सेकंड स्टेटमेंट दे दिया है, और इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। इसके आगे चले तो 27वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ हमसे कि निम्न कथनों को पढ़िए और कथन ए तथा कारण आर, यानी कि आपको असर्शन और रीजन वाला, यानी कि अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया वापस से। तो यहाँ कथन यानी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मानव पूंजी निर्माण एक स्थैतिक अवधारणा है, और यहाँ कारण यानी रीजन क्या कह रहा है कि मानव पूंजी निर्माण के लिए सतत प्रयास तथा व्यय की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो कथन ए है, ठीक है,
यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 है ये असत्य है तथा कारण आर जो है ना, यानी रीजन जो आर है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस टाइप से पूछेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका जो ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन ए इज फॉल्स एंड जो है सो कि रीजन आर इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके आगे चले तो अब हम लोग देखने वाले हैं 3-3 नंबर के क्वेश्चंस को, जिनका आंसर आपको 60 से 80 शब्दों में 60 to 80 वर्ड्स के अंदर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 28वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या एलपीजी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव दिखाया है, चर्चा करनी है आपको। ठीक है, यानी कि जो एलपीजी हमने अपनाया, एलपीजी मैंने आपको बताया ना क्या होता है, एक बार आप मुझे कमेंट करके भी बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए एलपीजी क्या होता है। मैंने आपको बता दिया 2-3 बार, इससे पहले भी मैंने पॉलिटिकल की क्लास में बता रखा है एलपीजी क्या होता है। और यहाँ पर बोला है कि जो एलपीजी है, ठीक है, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो उसने भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी जो है, उस पे फेवरेबल इंपैक्ट यानी कि एक अच्छा प्रभाव डाला है, अनुकूल प्रभाव डाला है। तो हाँ, डाला है भाई। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। क्यों डाला है, चलो देखते हैं भाई। एलपीजी नीतियां निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्नानुसार अनुकूल प्रभाव दिखाई है उन्होंने, मतलब अच्छा प्रभाव दिखाया है। जब से हमने एलपीजी को अपनाया है तब से हमारा जो औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि देखने को मिला है, यानी कि जो हमारा फैक्ट्रियों के अंदर जो प्रोडक्शन होता है उसके अंदर हमें इंक्रीज देखने को मिला है। अगला है राजकोषीय घाटा कम हुआ है, यानी कि जो हमारा नुकसान वगैरह होता था वो कम हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। मैंने आपको बताया ना, पहले हमारा 15 बिलियन डॉलर था, आज के टाइम पे 500 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन रिजर्व है। ठीक है, फॉरेन करेंसी। अगला है कि निजी विदेशी निवेश में वृद्धि देखने को मिली, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा है ओवरऑल इंडिया के अंदर। बाजार का एकाधिकार से प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन, यानी कि पहले जो है किसी एक कंपनी का मोनोपोली हुआ करता था हमारे देश में, लेकिन आज के टाइम पे इतना ज्यादा कंपटीशन है कि कोई एक कंपनी मोनोपोली क्रिएट कर ही नहीं सकता है, कंपटीशन वाला माहौल है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हाँ, एलपीजी जब से आया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण और आपका वैश्वीकरण और निजीकरण जब से आया है भारत के अंदर 1991 से, तब से भारत के अंदर इसके अच्छे प्रभाव हमें देखने को मिले हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि हैव द एलपीजी पॉलिसीज ऑन सम फेवरेबल इंपैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी डिस्कस। तो आपको यस में आंसर देना है। आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि वैश्वीकरण शब्द की व्याख्या कीजिए और भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप बाह्य प्रापण जो है उसकी व्याख्या करनी है आपको। तो मैंने आपको बताया है वैश्वीकरण हमने 1991 में अपनाया था एलपीजी के तहत। एलपीजी में से जो जी था हमारा वो था वैश्वीकरण बोले तो ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वैश्वीकरण होता क्या है? वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रवाह। प्रवाह कई तरह की चीजों का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है। एक देश से दूसरे देश में हम लोग जब कोई सामान भेजते हैं, बेचते हैं और दूसरे देश से अपने देश में रिसीव करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा वैश्वीकरण बोलते तो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो यही हमारा वैश्वीकरण होता है, सिंपल शब्दों में कहे तो। अब जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार, पूंजी, प्रौद्योगिकी और ज्ञान के मुक्त प्रवाह के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी आंदोलन पर बाधाओं को हटाकर एकीकरण जो है करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है आपका कि वैश्वीकरण का मतलब होता है ना, अपनी जो इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ करके रखना। एग्जाम्पल के लिए आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट नहीं हो। अमेरिका भी है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं भारत के ऊपर आज डिपेंडेंट है। अगर आज भारत ने बोल दिया ना कि जा अमेरिका मैं तेरे साथ व्यापार नहीं करता, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी अमेरिका की। वो तुरंत पगला जाएगा, वो बोलेगा भाई भारत हमसे व्यापार कर ले यार, मैं तेरे से सामान खरीदता हूँ, तू मेरे सामान खरीद ले। ठीक है, इतना हालत उसका खराब हो जाएगा। जबकि सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका, तब भी देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये फैक्ट है जो मेरा आज तक का एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग वैश्वीकरण के दौर में जी रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के इस वर्ल्ड में जी रहे हैं, जिसके अंदर क्या है ना कि हर एक देश कहीं ना कहीं दूसरे देश पे डिपेंडेंट है किसी ना किसी चीज के लिए। जैसे हम लोग इंडिया वाले तेल के लिए डिपेंडेंट है सऊदी वऊदी के ऊपर या रशिया के ऊपर कि भाई हमें तेल दे दो, क्योंकि हमारे यहाँ तेल मिलता ही नहीं। और दूसरे देश जो है मसालों के ऊपर डिपेंडेंट है, हम लोग मसाला बेचते हैं अपने देश से। गेहूं के ऊपर डिपेंडेंट है, वीट के ऊपर हम लोग गेहूं बेचते हैं। तो ये चीज होता है। तो ये वैश्वीकरण होता है, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ दो, चाहे व्यापार से हो, ठीक है,
या फिर पूंजी के साथ हो या टेक्नोलॉजी से जोड़ सको, ठीक है, या ज्ञान मुक्त प्रवाह के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पूंजी आंदोलन, बाधाओं को हटा करके एकीकरण कर देना, ये क्या कहलाता है? आपका वैश्वीकरण कहलाता है। तो ये समझ में आ गया आपको। अगला है कि आउटसोर्सिंग बाहरी दुनिया से व्यावसायिक सेवाओं को जो है सो कि काम पर रखने की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जो घरेलू देशों में भी उपलब्ध है। इन सेवाओं में कॉल सेंटर हो गया, नैदानिक सलाह, रिकॉर्ड कीपिंग हो आदि, ये सब शामिल होता है। आउटसोर्सिंग भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। भारत में सस्ते और कुशल श्रम की उपलब्धता या कुशल श्रमिकों के अपेक्षाकृत कम मजदूर दर के कारण भारत में दुनिया में आउटसोर्सिंग का एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है। तो यहाँ पर एक तो आपको मतलब ग्लोबलाइजेशन समझा दिया, दूसरा एक आउटसोर्सिंग बता रहा है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है ना कि कोई दूसरा देश का जो कंपनी है, ठीक है, मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूं आपको। सपोज करिए कि एक यूएस का कंपनी है, यूएस का एक कंपनी वो सोच रहा है कि अपना कॉल सेंटर स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, हम अपनी कंपनी का कॉल सेंटर, जैसे आपके फोन में जियो का सिम होगा, ठीक है, जियो है ना, ऐसे ही जियो होता है ना, उसके बाद एयरटेल का सिम ले लीजिए या वीआई का सिम ले लीजिए। तो तीनों ही सिम का आपका एक कस्टमर केयर का नंबर होता है जिस पर आप कॉल करके बात करते हैं। तो वो कस्टमर केयर कहीं ना कहीं तो बैठा होगा, तो वो क्या है? हमारा कॉल सेंटर होता है। क्या होता है? कॉल सेंटर। तो उसी तरह से हर एक कंपनी का अपना एक कॉल सेंटर होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई सामान खरीदा, तो उस सामान में आपको डिफेक्ट मिला, तो कंपनी के ओनर को तो आप पकड़िएगा नहीं, पहले तो उसके कॉल सेंटर पे कॉल कीजिएगा ना। तो उसी प्रकार से मान लीजिए यूएस का एक कंपनी है, यूएसए का, अमेरिका का एक कंपनी है, उसको अपना कॉल सेंटर खोलना है, ठीक है। तो वो अगर अमेरिका में अपना कॉल सेंटर खोलेगा तो एक बंदे को एक दिन का जो उसको पे करना पड़ेगा, मान लीजिए कम से कम उसको पे करना पड़ेगा $50 के आसपास, ठीक है, घंटे के हिसाब से पे होता है वहां पे, तो एक दिन का उसको पे करना पड़ेगा $50, ठीक है। और इस हिसाब से जोड़ लीजिए फिर 30 दिन का कितना ज्यादा उसको पे करना पड़ जाएगा, तो महंगा पड़ जाएगा भाई। वहीं अगर हम लोग बात करें, वही जो अपना कॉल सेंटर है वो इंडिया में लाता है, मतलब कंपनी तो अमेरिका का है लेकिन अपना जो कॉल सेंटर है वो कहां पर रखता है? इंडिया में रखता है। तो उसको महीने भर का जो एक बंदे को, एक एम्प्लॉय को पैसा देना पड़ेगा, वो रफली मान लीजिए $200 के आसपास देना पड़ेगा। उतने में वो बंदा खुश हो जाएगा, बिल्कुल $200-250 ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है इसीलिए कि अमेरिका वाले जो है या ज्यादातर बाहर के देश जो है इंडिया के अंदर अपना कॉल सेंटर स्टैब्लिश करते हैं ताकि उनको सस्ते लेबर मिल सके, चीप इंप्लॉय मिल सके और अच्छे स्किल वाले लेबर या कह लीजिए इंप्लॉय मिल सके। तो ये होता है हमारा आउटसोर्सिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और पूरी दुनिया में अगर हम लोग बात करें तो आउटसोर्सिंग के मामले में भारत जो है एक फेमस डेस्टिनेशन माना जाता है। किसी भी देश को अपना कॉल सेंटर वगैरह, कंपनी वगैरह खोलना होता है ना, तो वो तुरंत भारत को ही देखता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको लिखना था। 3 नंबर का क्वेश्चन था आपका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर बच्चों हमसे कि भारत में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली की भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी कि अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो जो उसका रूरल एरिया है, यानी ग्रामीण एरिया जो है, गांव वाला एरिया जो है, उसका जो डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर जो ग्रामीण बैंक की प्रणाली होता है या रूरल बैंकिंग सिस्टम होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है, तो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। देखिए ऐसे लिखना है कि बैंकिंग प्रणाली के तेजी से विस्तार का ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन, आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके बावजूद ग्रामीण बैंकिंग में निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या पड़ा है। जैसे देश में ग्रामीण ऋण की मात्रा अभी भी इसकी मांग की तुलना में अपर्याप्त है और संस्थागत स्रोत देश के पूरे ग्रामीण किसानों को कवर करने में विफल रहे हैं। अभी मैं समझाऊंगा इसको। अगला है कि जरूरतमंद छोटे और सीमांत जो किसान होते हैं उनकी ऋण आवश्यकताओं पर कम ध्यान दिया गया है और कृषि ऋण में अति देय की समस्या बनी हुई है। कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण बैंकिंग सिस्टम जो होता है हमारा, बैंकिंग प्रणाली कह लीजिए गांव का, गांव में देखते होंगे गांव का बैंक होता है अपना जो ग्रामीण बैंक, बिहार का ग्रामीण बैंक, यूपी ग्रामीण बैंक, ऐसे बहुत सारे ग्रामीण बैंक होते हैं। तो वो सिस्टम कहीं ना कहीं ठीक है गांव के लिए, लेकिन पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है। कई समस्याएं भी देखने को मिलती है, जैसे कि गांव वालों को जितना कर्जे की जरूरत पड़ती है, जितना ऋण की जरूरत पड़ती है, वो बैंक दे ही नहीं पाता है उनको, ठीक है। साथ ही साथ जो किसान लोग होते हैं उनको अपना खेती उती करने के लिए पैसा चाहिए होता है, उतना भी नहीं दे पाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक कमी आप इसको कह सकते हैं और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं हिंदी मीडियम में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा
कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका इंग्लिश मीडियम में और आंसर आपको कुछ इस टाइप से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है हमसे कि भारत में कृषि ऋण में चुनौतियों के बारे में संक्षिप्त में आप चर्चा कीजिए। ठीक है, यानी कि भारत के अंदर अगर हम मान लीजिए कोई किसान है, ये ए जो मैंने लिखा है ये किसान है, तो उसको कृषि के लिए ऋण चाहिए, यानी कि खेती करने के लिए, किसानी करने के लिए ऋण चाहिए, कर्जा चाहिए। तो उसमें उसको चुनौतियां जो आएंगी उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो क्या चुनौतियां आएंगी, वो कुछ इस प्रकार से चुनौतियां आएंगी कि ऋण उपलब्धता की कमी है, ज्यादा लोन या कर्ज नहीं दिया जा सकता है, इसके अंदर कमी देखने को मिलता है। तो पहला तो ये चुनौती आएगा, उसको कर्जा मिलेगा ही नहीं। अगला, गरीब किसानों पर कम ध्यान दिया जाता है। गरीब किसान अगर ऋण कर्जा उर्जा मांगने भी आता है ना, तो बोलते हैं भगता है कि नहीं भगता है, ऐसे नहीं दूंगा भाई तेरे को कर्जा। ठीक है, मैं फनी वे में बता रहा हूँ, माफी चाहूंगा अगर किसी को भी बुरा लगा हो, हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के परिदृश्य से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ऐसा आज के टाइम पे होता है कि अगर कोई गरीब किसान जाता है बैंक में और बोलता है कि मुझे कर्जा चाहिए, तो उसको ये बोला जाता है कि आपको कर्जा नहीं दिया जा सकता, 50 बहाना लगा दिया जाता है। तो एक तो ये समस्या है। अगला है अपर्याप्त संस्थागत कवरेज, यानी कि उतना अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनली उतना कवर भी नहीं किया गया, संस्थागत उतना कवर नहीं किया गया है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। अगला है कि ऋण उपलब्धता की अपर्याप्तता, इसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई है जो मैं आपको समझाया वो आप देख सकते हैं, जैसे कि ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है, कर्जा उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो किसान जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, वो शाहूकारों के ऊपर निर्भर करता है कि भाई तू ही मेरे को कर्जा दे दो, मालिक बाबूजी कर्जा दे दो यार, बैंक तो मेरे को कर्जा उर्जा दे नहीं रहा है और मेरे को अपना घर तो चलाना है, खेती तो करना है। तो एक ये प्रॉब्लम है। अगला है संस्थागत ऋण स्रोत बड़े अतिदेय की समस्या से पीड़ित है, क्योंकि ऋण चूक दर जो है कालानुक्रमित रूप से उच्च है, यानी कि एक तरह से यहाँ पर देखा गया है कि जो ब्याज वगैरह होता है वो ज्यादा लगाया जाता है और संस्थागत जो ऋण होता है, कर्जा होता है, वो ठीक प्रकार से नहीं दिया जाता है और ना ही वो प्रॉपर फंक्शन कर पाता है। अगला है कृषि ऋणों की वसूली ग्रामीण बैंकिंग संस्थानों के कामकाज में एक गंभीर समस्या बन गई है, यानी कि जो खेती के लिए पैसा देते हैं, कर्जा देते हैं, उसको वसूल भी नहीं कर पाते। किसान भी बेचारा क्या करेगा यार, 100 रुपए मान लीजिए, 1 लाख रुपए उसने मान लीजिए कर्जा लिया एक बैंक से और 1 लाख रुपए का उसने फसल उगाया। अब 1 लाख का फसल उगाया, उसको 50,000 का नुकसान हो गया, 50,000 का उसका फसल बिका है, तो एक तो उसको कुछ नहीं मिला, बैंक वाले उसको और परेशान करेंगे। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि कृषि ऋणों की वसूली जो होती है ना, वो ग्रामीण बैंकिंग संस्थानों के कामकाज में गंभीर समस्या बनती जा रही है। गांव के जो बैंक होते हैं उनके कामकाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि डिस्कस ब्रीफली द चैलेंजेस इन एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिट्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे लैक ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ठीक है, लेस अटेंशन टू पुअर फार्मर्स हो गया, इनसफिशिएंट इंस्टीट्यूशनल कवरेज हो गया। तो इस तरह से आपको इंग्लिश मीडियम में आंसर लिखना है। ये वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं और इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर आता है तो आंसर आपको ऐसे लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 31वां क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है हमसे कि आधारभूत सुविधाएं सकारात्मक रूप से आर्थिक विकास से संबंधित है, वो समझाना है। तो बिल्कुल सकारात्मक विकास से संबंधित है। हाँ, बुनियादी जो ढांचा है सकारात्मक रूप से आर्थिक विकास से संबंधित है। जैसे हम देखेंगे कि हमारा जो उत्पादकता है, यानी कि जो ओवरऑल हमारा जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर हमें इंक्रीज देखने को मिलता है, निवेश को प्रेरित करता है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बी में क्या क्वेश्चन पूछा है कि मानव पूंजी निर्माण जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ठीक है, तो बिल्कुल हाँ कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मानव पूंजी निर्माण शिक्षित और कुशल लोगों की उपलब्धता में वृद्धि करेगा, जो भौतिक पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाता है। इससे आय के सृजन में वृद्धि होगी, जिससे कि जीवन की गुणवत्ता में और अधिक वृद्धि होगी, यानी कि ओवरऑल जो लाइफ का क्वालिटी है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो और अधिक जो है बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन जो हिंदी में डिस्कस किया, इंग्लिश में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 31वें का ए और आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना है। 31वें क्वेश्चन का बी अगर हम लोग बात करें तो इस तरह से पूछा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बिल्कुल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है, इनहेंस करता है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। उसके आगे चले तो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके चॉइस में इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि भारत में मानव पूंजी निर्माण की प्रमुख समस्याएं क्या है। What are the major problems of human capital formation in India? तो प्रॉब्लम क्या है कि जनसंख्या की उच्च वृद्धि है, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, प्रतिभा पलाय है, यहाँ पर अपर्याप्त संसाधन है, ज्यादा सोर्सेज भी नहीं है, बेरोजगारी है और ये सारी चीजें आप यहाँ पर
लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे वीडियो को पॉज करके अपना पढ़ सकते हैं कैसे आपको लिखना है। उसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए 32वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वैध तर्कों के साथ बताइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, यानी कि आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है एक फैक्ट के साथ। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है पहला वाला 32वें के ए में बोला है कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था था। तो ये स्टेटमेंट गलत है भाई। जब तक ब्रिटिश रूल नहीं आया था इंडिया में तब तक हम लोग बहुत तगड़ा इकोनॉमी था हमारा। तो ब्रिटिश शासन से पहले भारत की अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र, समृद्ध और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। मतलब आत्मनिर्भर, एक तरह से अपने ऊपर डिपेंडेंट थी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी हमारी इकोनॉमी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी क्वेश्चन के बी में क्या पूछा 32वें के बी में कि जैसे कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि नौकरी में प्रशिक्षण मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत नहीं है। तो ये चीज आपका गलत है। ऑन जॉब जो ट्रेनिंग होता है, प्रशिक्षण होता है, वो मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत है, क्योंकि यह श्रमिकों के कौशल और दक्षता को बढ़ाता है और उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की ओर जाता है इसके अंदर। यानी कि आप देखते होंगे जॉब के अंदर ही कई लोगों को ट्रेनिंग मिलता है। तो ये मानव पूंजी का एक स्रोत है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप इसको लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि स्टेट विथ 32 वाला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वैलिड आर्ग्यूमेंट्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो इसके ए में देखिए इस तरह से क्वेश्चन जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया वही इंग्लिश में है कि इंडिया वाज ए में क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द इकोनॉमी ऑफ इंडिया वाज अ फ्री एंड प्रपोज ऑफ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल। अगला क्वेश्चन क्या था कि ऑन जॉब ट्रेनिंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये इनकरेक्ट है। इसका आंसर आपको कुछ इस टाइप से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 33वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि कृषि विपणन को परिभाषित कीजिए। तो कृषि विपणन क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है ना जिसके अंदर देश भर में विभिन्न कृषि वस्तुओं का संयोजन, भंडारण और संस्करण, परिवहन, पैकेजिंग और ग्रेडिंग और वितरण शामिल किया जाता है इसके अंदर। यानी कि ये कह सकते हैं कृषि का, फार्मिंग का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर अलग अलग चीजों को इकट्ठा किया जाता है और उसके ध्यान में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी के ख में क्या क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास में सूक्ष्म ऋण कार्यक्रमों के महत्व की संक्षेप में चर्चा कीजिए। यानी कि ग्रामीण विकास करना है हमें, अगर रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना है, गांवों का विकास करना है, तो जो छोटे छोटे ऋण होते हैं यानी छोटा छोटा कर्जा होता है वो कैसे मदद करता है? तो बहुत हद तक मदद करता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं मजदूर लोग, और इससे ओवरऑल जो सिस्टम है वो भी इंप्रूव होता है। बाकी आप यहाँ पर इसको पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए गौ में क्या क्वेश्चन पूछा है कि जैविक खेती के प्रारंभिक वर्षों में किसानों के सामने आने वाली किन्हीं दो समस्याओं की सूची बनाएं। ठीक है, तो जब जैविक खेती होता था तो उस टाइम पे उस समय में जो किसान लोग हुआ करते थे उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आता था? तो अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और विपणन था, यानी कि उनके पास बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी, एक ये प्रॉब्लम था। अगला है पारंपरिक कृषि की तुलना में जैविक उत्पादों की सेल्फ लाइफ कम होती है। यानी कि जो हम लोग ट्रेडिशनली अपना जो खेती वेती करते हैं उससे जो भी हम लोग चीजें उगाते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक चल सकता है, और जो जैविक खेती करके यानी आर्टिफिशियली एक तरह से जो हम लोग उगाते हैं उसका सेल्फ लाइफ कम होता है, वो जल्दी सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चले तो यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछेगा कि डिफाइन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है इंग्लिश मीडियम में, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके अगला है बी में कि ब्रीफली डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम इन रूरल डेवलपमेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। उसके अगला है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट एनी टू प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर्स इन द इनिशियल ईयर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सॉरी, यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग था, मैंने आपका आर्टिफिशियल जो है बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग रहेगा। तो इस तरह से आंसर आप ये लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। उसके आगे चले तो इसी के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर हमसे कि कल्पना कीजिए, यानी सपोज कीजिए कि आप एक गांव के निवासी, एक गांव में आप रहते हैं, निर्धनता की समस्या से निपटने के लिए कुछ उपाय सुझाने हैं आपको। यानी कि आप गांव में रहते हैं, आप बहुत ज्यादा गरीब है, तो कैसे आप थोड़ा अमीर हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं? तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम लोग। बुनियादी ढांचे का विकास कर सकते हैं, ओवरऑल जो बेसिक चीजें हैं हमारा उसको डेवलप कर सकते हैं। उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है
कृषि प्रथाओं का उन्नत और गरीबों को कौशल प्राप्त होना चाहिए। उनको स्किल अगर हम लोग सिखाएंगे तो वो ओवरऑल अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। रोजगार के अवसर जो है वो अवेलेबल करा सकते हैं और इस प्रकार से वो अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं और गरीबी से बाहर आ सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बी में क्या क्वेश्चन पूछा है कि हमारे देश के लिए ग्रामीण विकास अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है, यानी कि हमारा जो देश है इंडिया, इसके अंदर गांव का विकास करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो ज्यादा जरूरी इसीलिए है क्योंकि अधिकांश जो आबादी है आज भी गांव में रहती है, यानी ज्यादातर जो पॉपुलेशन है आज भी कहाँ रहती है, गांव के अंदर रहती है। और यह रोजगार के अवसर पैदा करेगा और अवसरों के अभाव के कारण पलायन को रोकेगा और यह शिक्षा कौशल विकास के अवसरों को पैदा करेगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर लोग गांव में शिक्षित होंगे और उनका विकास होगा, गांव का विकास होगा, तो शहरों में आबादी कम होगी और ओवरऑल जो हमारा इंडिया है वो डेवलप कर पाएगा। क्योंकि आज भी इंडिया की जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, गांव के अंदर रहती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया, इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछा जाएगा और आंसर आपको कुछ इस टाइप से लिखना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके आगे चले तो बी में देखिए, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि वाई रूरल डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, यानी इंडिया की जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, गांव के अंदर रहती है। अगर हम लोग गांव का विकास करेंगे तो दिस विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिवेंट माइग्रेशन, यानी कि जो प्रवास होता है, मजदूर लोग जो शहरों में चले आते हैं और शहरों की आबादी बढ़ जाती है, तो ये भी रुकेगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिससे ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे चले तो 34वां क्वेश्चन आएगा आपका, निम्नलिखित को जो ये दे रखा है उसको पढ़ना है और इसके बेसिस पे जो है आपको उत्तर देना है। ये आपका हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन के ऊपर ये आपका दे रखा है एक तरह का पैसेज, जिसको आपको रीड करना है और इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको देना है। वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा ताकि आपको जो है आपका टाइम बच सके, कीमती समय, क्योंकि कल आपका पेपर है। ठीक है, तो ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा ना आपको स्टोरी बता देता हूँ ग्रीन रिवोल्यूशन का, देन ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्टोरी देखिए बच्चों, ये बात है हमारा 1960 के दशक का। कब का? 1960s के टाइम का टाइम था ये। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था ना, हम लोग यार बहुत दिक्कत में चल रहे थे। दिक्कत में क्यों चल रहे थे? हमारे पास खाने को खाना नहीं था, गेहूं हमारे पास था नहीं। ठीक है, गेहूं था नहीं भाई, गेहूं था नहीं, हमारे देश की एक बड़ी आबादी थी, बड़ा पॉपुलेशन था जिसको खाना देना था। तो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे कौन? लाल बहादुर, नाम याद रखिएगा, लाल बहादुर। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, LBS, ये ऐसे नाम याद रखिए, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ये हमारे उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। कब की बात हो रही है? 1960s की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या हुआ ना, हम लोग अमेरिका के पास गए, उनको बोले यूएस वालों को कि भाई हमें खाना उना दे दो यार, गरीबी चल रही है बहुत ज्यादा यूएसए वालों को। तो यूएसए वाले हमें क्या बोले कि चलो ठीक है, तुम्हें खाना दे देते हैं, गेहूं वगैरह तुम्हें दे देते हैं। ठीक है, गेहूं दिया, लेकिन क्या बोला कि गेहूं तो दे रहे हैं और हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप अपने आर्थिक नीतियों में बदलाव कीजिए और जो है सो कि कहीं ना कहीं जो है आप अपना नीति बदलिए। साथ ही साथ हमें ऐसा गेहूं दे रहे थे ना जो सुअर लोगों के खाने का था। किसके खाने का था? सुअर लोगों के खाने का। जो सुअर गेहूं खाया करते थे ना, वो हम भारतीय लोगों को, यानी भारत के लोगों को ऐसा गेहूं वो लोग दे रहे थे। तो हम लोगों का दिमाग हो गया भाई खराब, एकदम मत्था खराब जैसे हो जाता है ना, वैसे दिमाग खराब हो गया। और हमारे जो शास्त्री जी थे भाई, शास्त्री जी बिल्कुल यहाँ पर भड़क गए। वो बोले कि भाई तुम हमें सुअर का खाने का गेहूं दे रहे हो, ये दोस्ती निभा रहे हो तुम हमसे। बोलते हो यूएस इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। वो बोले कि भाई हम लोग अपने देश में अपने किसानों को और ज्यादा मोटिवेट करेंगे, उनके भूमि को और ज्यादा सुधार करेंगे और हम लोग अपने देश में जो है अनाज उगाएंगे, बढ़िया से बढ़िया अनाज उगाएंगे। और यहीं से शुरुआत हुई ग्रीन रिवोल्यूशन की। किसकी? GR की। ठीक है, GR, ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई और इतना ज्यादा हमने अनाज उगाने लग गए कि आज 2022 चल रहा है। आज के टाइम पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अपने यहाँ का गेहूं चावल को। ठीक है, तो इतना ज्यादा हम लोग अनाज जो है उगा रहे हैं आज के टाइम पे। तो सोचिए, तो ये था आपका ग्रीन रिवोल्यूशन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जिसे हरित क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति भी कहते हैं। तो ये था आपका हरित क्रांति। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब ये पैसेज जो था आपका उसी हरित क्रांति के ऊपर बेस्ड था। अब उसी पैसेज के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको देखते हैं, उसका आंसर हमें कैसे लिखना है। चलिए देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है
कि हरित क्रांति क्यों लागू की गई और इससे किसानों को क्या लाभ हुआ। तो हरित क्रांति जो है स्वतंत्रता की बाद की अवधि में खाद्यान्न की उपलब्धता की कमी को दूर करने के लिए, यानी खाने की कमी को दूर करने के लिए भारत में हरित क्रांति लागू की गई। और हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र में उत्पादकता जो है यानी ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया था, और ओवरऑल देखा तो इससे रोजगार उपलब्ध हुआ, किसानों का जो इनकम था वो बढ़ा था। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित कथन को वैध स्पष्टीकरण के साथ न्याय संगत ठहराइए कि हरित क्रांति ने सरकार को अपने भंडार का निर्माण करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की खरीद में सक्षम बनाया जो कि कमी के समय इस्तेमाल में किया जा सकता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से हम लोग रिजर्व कर सके, इतना अनाज हम लोग उगाने लग गए और सरकार उसको खरीदने लग गई। तो बिल्कुल हाँ, ये दिया गया कथन जो है बिल्कुल उचित है, यानी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हरित क्रांति ने सरकार को भारतीय खाद्य निगम जैसी एजेंसियों के माध्यम से अधिक खाद्यान्न खरीदने और संरक्षित करने में मदद की है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अनाज सरकार खरीद के रख लेती है, जब कोई दिक्कत होता है तो वो अनाज रिलीज करती है। खाद्यान्न उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई है कि भारत ने न केवल खाद्यान्न में कह सकते हैं बफर स्टॉक को बनाए रखा है, अपने पास स्टॉक रख रखा है, बल्कि खाद्यान्न का निर्यात भी किया है और एक प्रमुख मेजर प्लेयर खिलाड़ी बन गया है, यानी एक्सपोर्ट करके ज्यादा से ज्यादा चीजें आज के टाइम पे हम लोग खाने की चीजें एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। किसके कारण? ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, या कह लीजिए जो क्वेश्चन दे रखा है उसको अंडरस्टैंड समझ करके आपको लिखना है। तो ये आपका दे रखा है, ये पूरा का पूरा, जिसको आपको रीड करना है, वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं, और इसी के बेसिस पे जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया वो आपको इंग्लिश में आएगा, और बस वही क्वेश्चंस का आंसर आपको इंग्लिश में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमने क्या डिस्कस किया था कि व्हाई was the green revolution implement and how it did it benefit the farmers। तो इस तरह से इंग्लिश में आपको आंसर लिखना है। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से पूछा गया है, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है बच्चों। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको आपको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।